Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Lab channel by Raheel Ahmed. And today we will discuss physics paper class 11th कराची बोर्ड MCQ सॉल्यूशन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। और जो MCQs हैं हमारे पास, MCQ नंबर 1 है जी जनाब, यहाँ से मैं ज़रा सेलेक्ट कर लूँ पहले जी। MCQ नंबर 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं जूम कर लेता हूँ सो दैट यू कैन ईजिली रीड इट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एज देयर इज़ इंक्रीज इन इट्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमें बात कर रहे हैं हम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि रेशो होता है ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम ग्लास की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की अगर हम बात करें तो वो जैसे जैसे उसकी डेंसिटी हम बढ़ाते हैं ग्लास की, तो स्पीड जो है उसकी वो कम होती जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए डेंसिटी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद MCQ नंबर 2 है हमारे पास जी। तो व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो फ्री फॉल मोशन की बात हो रही है यहाँ पर। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जो है वो बॉडी अगर फ्री फॉल मोशन कर रही है वो परफॉर्म, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 2 सेकेंड्स में। तो डिस्टेंस जो है वर्टिकल डिस्टेंस होता है, इस केस में हाइट की हम बात कर रहे होते हैं। और ये जनाब ये मैग्नीफाई हो गया जी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम। H = VIT प्लस में हाफ GT²। और फ्री फॉल मोशन जब परफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है और जैसे जैसे फिर वो मूव करता जाता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ज़ीरो है तो 0 × 2 ये पूरी चीज़ जो है वो ज़ीरो होकर यहाँ से गायब हो जाएगी, सिर्फ रह जाएगा अब हाफ GT²। तो यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है। G की जगह हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 पुट कर दिया है और T की जगह मैंने 2 सेकेंड्स हमें गिवन था ये वैल्यू, तो 2 यहाँ पे पुट कर दिया है। अब 2 का स्क्वायर था तो ये 2 से कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ रिमेनिंग 2 रह जाएगा। अब 9.8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 मीटर जो है इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास MCQ है MCQ नंबर 3, इट इज़ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर प्रेजेंटेड बाय, तो इब्न अल-हैथम इसका जो है करेक्ट आंसर है। चैप्टर नंबर 1 से है ये MCQ। और MCQ नंबर अब हम कर लेते हैं 4। MCQ नंबर 4 में आपसे पूछ रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी। तो वर्क डन जो है वो होता है F यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा भी साथ में इन्वॉल्व हो रहा होता है, FD cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर हम बात करें, जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है तो फोर्स और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है उसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो 180 डिग्री कॉस के लिए कॉस 180 डिग्री जो है वो नेगेटिव में होता है, -1 होता है। तो इसी वजह से वर्क डन जो है वो भी नेगेटिव होगा। और नेगेटिव वर्क डन जैसा पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है, तो इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में जो है वो स्टोर हो रही होती है। जैसे आप उसको जो है वो छोड़ते हो, रिलीज़ करते हो, तो वापस से वो फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब MCQ नंबर 5 है व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेम MCQs हैं बिल्कुल MCQ नंबर 4 और 5। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो है ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन जनाब नेगेटिव होगा। दोनों सेम टाइप के MCQs इन्होंने दे दिए हैं। अब MCQ नंबर 6 है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये डिटरमाइन की गई थी। कैवेंडिश साइंटिस्ट था, उसने जो है ये वैल्यू फाइंड आउट की थी। उसके बाद आपसे पूछते हैं MCQ नंबर 7, लास्ट चैप्टर से ये MCQ है और लास्ट पेज पे ही तकरीबन इसका आंसर है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। वहाँ पे फिगर बनी हुई है बुक में एक। तो डिफेक्ट ऑफ आई है मायोपिया, नियर साइटेडनेस कहलाती है ये। तो नियर साइटेडनेस, इसमें आपको करीब की चीज़ें जो हैं साफ़ दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें जो हैं वो धुंधली नज़र आती हैं, ब्लर नज़र आती हैं। तो इसकी करेक्शन आप करते हो जनाब डाइवर्जिंग लेंस के ज़रिए। तो कॉन्केव लेंस जो है इसका आंसर है, डाइवर्जिंग लेंस। उसके बाद स्टोक्स लॉ की इक्वेशन आपसे पूछ रहे हैं, तो 6π/RV जो है इसका आंसर है। उसके बाद बीट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि किस वजह से होती हैं जनाब, तो ये इंटरफेरेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स की वजह से जनाब बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब उसके बाद MCQ नंबर 10 है, आपसे पूछ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो ज़ीरो है और क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो है। और आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर A जो है वो ज़ीरो नहीं है, नल वेक्टर नहीं है, तो B क्या होगा।
अब आपको ए के बारे में तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो ज़ीरो नहीं है, और ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों ज़ीरो होने का मतलब ये है कि ये यकीनन जो है जनाब यहाँ पे आंसर जो है वो किसी एक वेक्टर के ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पे ज़ीरो आंसर आ रहा है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा कभी भी जो है वो किसी एक एंगल के लिए ज़ीरो नहीं होते हैं, क्योंकि साइन 90 पे ज़ीरो होता है और कॉस जो है वो कॉस 90 पे ज़ीरो होता है और साइन 0 डिग्री पे ज़ीरो होता है। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि बी जो है वो क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा, क्योंकि ए के बारे में तो उसने कंफर्म कर दिया कि वो ज़ीरो नहीं है। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 है, अपेरेंट वेट आपसे पूछ रहे हैं, तो बुक में ये इक्वेशन बना के दी हुई है आपको, और उसमें एक्सेलरेशन का जिक्र उन्होंने किया हुआ है, तो एक्सेलरेशन जो इसका करेक्ट आंसर है। अपेरेंट वेट जो है वो डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम की एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन ज़्यादा या कम होने की वजह से जो इसका अपेरेंट वेट में जो है वो कमी या ज़्यादा वो हो सकता है। अब उसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 12 है, इफ़ द मास ऑफ ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ इट्स मास देन फ्रीक्वेंसी विल बी। तो इसमें फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम की, और मास उन्होंने चेंज किया है 1/4 कर दिया है, यानी पहला जितना था उससे 4 टाइम्स डिक्रीज़ कर दिया है उसको। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है जनाब, ये रहा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए 2π√m/k 1 इसलिए यूज़ किया है कि इनिशियली टाइम पीरियड हमारे पास ये था, और जब हमने टाइम पीरियड चेंज किया, मास चेंज किया, तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। और मास में जनाब हमने चेंज कितना लाए हैं, m1/4, यानी कि 1/4 किया हमने इनिशियल का, तो m1/4 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब 1/4 जब रेडिकल से बाहर आएगा तो ये 1/2 रह जाएगा सिर्फ, और ये यहाँ पे जनाब हमारे पास इनिशियल टाइम पीरियड था। तो जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप दोनों तरफ, तो ये f2 बन जाएगा, और ये जो है बन जाएगा हमारे पास f1। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो डबल इसका आंसर है। मास को अगर आप 1/4 चेंज लेकर आएंगे तो अंडर रूट है, क्योंकि इसी वजह से जो है वो डबल जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा, इसका डबल इंक्रीज़ कर जाएगी इनकी फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 13, अ बॉडी इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद रेडियस r। एक आर रेडियस के सर्कुलर पाथ के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, और हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट उसने कर ली है। वो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, जो यहाँ पे ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है, और थीटा जो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे पास, और आर रेडियस ऑफ द और जो है सर्कुलर पाथ होता है, तो वो तो आर ही हमें गिवन है तो आर ही रहेगा। और हाफ रेवोल्यूशन है मतलब 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन। इस फॉर्मूले के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो एंगल यूज़ करें, थीटा की जो वैल्यू आप यूज़ करेंगे वो रेडियन में होनी चाहिए। तो रेडियन जो होता है जनाब वो पाई डिग्री बनेगा, ये पाई रेडियन बनेगा। हाफ रेवोल्यूशन के लिए पाई रेडियन बनेगा, 180 डिग्रीज या पाई रेडियन, ठीक है। तो आर पाई जनाब इसका आंसर होगा, क्योंकि एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो आर की लेंथ एस होती है हमारे पास, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और आर जनाब रेडियस होता है, और थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, तो पाई इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 14 है, इट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्स रेज के लिए याद करने वाला एमसीक्यू था, मेमोराइज करना था बस इसको। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 15 है, दिस प्रॉपर्टी डू नॉट एग्जिबिट बाय साउंड वेव। तो साउंड वेव्स जो हैं बेटा उसमें पोलराइजेशन जो है ये फिनोमिना नहीं शो करती हैं साउंड वेव्स, लाइट शो करती है ये, क्योंकि उसकी जो है वो ट्रांसवर्स नेचर होती है लाइट की, और साउंड वेव्स जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो पोलराइजेशन का फिनोमिना नहीं शो करती हैं। एमसीक्यू नंबर 16 है, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन्स कंजर्व्ड इन बोथ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये मोमेंटम है, मोमेंटम इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में जो है वो कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी जो है जनाब वो इलास्टिक में कंजर्व रहती है, जबकि इनइलास्टिक में वो कंजर्व नहीं होती है। एमसीक्यू नंबर 17 है, वर्क एनर्जी इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है वो फॉलो कर रही होती है। तो इस तरह से टोटल 17 एमसीक्यूज़ थे जिनके आंसर हमने आपको बता दिए हैं। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जनाब, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फौरी तौर पे आपको हमारी वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।